हेलो बच्चा पार्टी। तो चलिए आज हम बात करते हैं टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट की। जो हम अर्थ पे से जो सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं वो स्पेस में जाके एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ये मैंने आपको बताया था। अब इस ऑर्बिट में इसकी एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इस टाइम पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिलेगी, तो उस एनर्जी के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, हमने मान लिया कोई भी एक सैटेलाइट जिसका कि मास m है, ठीक है, और वो मूव कर रही है अराउंड अर्थ विद ए वेलोसिटी v नोट। ये v नोट कौन सी वेलोसिटी है, vo भी कह देते हैं, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। इतनी बात क्लियर है यहां तक। अब हम ये बात जानते हैं कि जब अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जाती है, यानी कि एक हाइट पे जब ऑब्जेक्ट जाती है तो हाइट की वजह से एक एनर्जी पढ़ते हैं हम। वो कौन सी एनर्जी है बताओ मुझे जरा। वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाइट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है, यानी कि चेंज इन पोजीशन की वजह से, उसे हम बुलाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि अब हम सैटेलाइट को ऊपर लेके गए हैं तो उसमें कुछ ग्रेविटेशनल पुल लगेगा अर्थ का, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी ना, वो कितनी एनर्जी से खींचेगी उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है, Gmm/r, ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, Gmm/r। माइनस साइन किस चीज को दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रही है। अब ये भी हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो सैटेलाइट यहाँ पे रुक के तो खड़ा नहीं हुआ, हम ये भी देख रहे हैं कि वो इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, यानी कि मोशन भी है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो उसके साथ एक और एनर्जी आ जाती है, वो कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ये दो बातें क्लियर रखो अपने माइंड में। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बुलाते हैं, और मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बुलाते हैं। अगर ये सैटेलाइट में दोनों तरह की मोशन है, एक पोजीशन भी है और मोशन भी है, तो इसमें दोनों तरह की एनर्जी मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। v क्या है, उसकी वेलोसिटी, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, √Gm/r, ठीक है। v² करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास Gm/r। क्या आ गया, हाफ Gm/r इंटू m, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है, हमें तो टोटल एनर्जी से मतलब है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दोनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको लिख दिया और ये लिख दिया। देखो दोनों क्वांटिटी सेम है, सिर्फ कोफिशिएंट अलग है, एक साइड -1 और +½ तो इसमें क्या आ जाएगा, ये -½ आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -½ Gmm/r। फिर से जो ये माइनस साइन है किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइड इंडिकेट्स द सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रखी है, बाउंड, ठीक है। अब ये तो थी रेडियस r पे। अगर r को इन्फिनिटी कर दें, यानी कि सैटेलाइट को हम अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, नीचे इन्फिनिटी तो ओवरऑल क्वांटिटी 0, यानी कि एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब ये तो बात आ गई टोटल एनर्जी की। अब भैया बाइंडिंग एनर्जी का हमने नाम लिया था कहीं पे, ये बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात की थी। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, देखो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाय ए सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कितनी एनर्जी चाहिए उस सैटेलाइट को कि ये रास्ता, ये जो ऑर्बिटल है, ये रास्ता है, ये छोड़ के भाग जाए, ठीक है, एंड एस्केप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग जाए। ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। देखो नाम से ही क्लियर है चीज़ें, मैं ये हमेशा बताता हूँ कि फिजिक्स में आधी ज़्यादा चीज़ें तो आपको नाम से क्लियर हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट से बाइंड हो रखी है, यानी कि जुड़ी हुई है। अब इसको दूर भागने के लिए ये जोड़ ही तो तोड़ना पड़ेगा, ये अट्रैक्शन ही तो तोड़ना पड़ेगा ना, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, जितनी इसने खींची हुई है उसके अपोजिट, है ना। खींचा हुआ कितनी एनर्जी से है, ये टोटल एनर्जी से खींचा हुआ है, इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा। अपोजिट का मतलब क्या है, ये माइनस है तो हमें प्लस की एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब इसके अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, है ना। तो सिंपल सी बात है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, +Gmm/2r।
आया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भैया, जितनी एनर्जी से इसको इसने अट्रैक्ट कर रखा है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी एस्केप करने के लिए इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है? जितना इसने अपनी तरफ इसको बाइंड करके रखा था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका नाम बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होना। आया समझ में? ये था आपका सैटेलाइट के बारे में। आई होप आपने जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, वो वगैरह सैटेलाइट, वो सब पढ़ लिए होंगे, है ना? ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया था कि सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हम एस्केप वेलोसिटी और फिर उसको ऑर्बिटल में पुट करने के। अब हमने उससे रिलेटेड एनर्जी भी पढ़ ली है। ठीक है, अब ये लगभग हमने सैटेलाइट का काम कंप्लीट कर दिया है। अब इसके पीछे की हम प्लैनेटरी मोशन के पीछे की थ्योरीज पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हिस्ट्री में भाई प्लैनेट्स के बारे में किसने बताया कि कैसे हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं या फिर ऐसे वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सिस पे रोटेट करते हैं, ये सब के बारे में किसने थोड़ी सी जानकारी दी। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत से साइंटिस्ट का नाम आता है। देखो, सबसे पहले तो बात आती है आर्यभट्टा की। आर्यभट्ट जिसे आप बुलाते हो, आर्यभट्ट का नाम जानते हो ना सब? सबसे पहले 498 AD में, ठीक है, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी कह सकते हैं, आर्यभट्ट। उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, जिसके साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं और रोटेट भी करती है अपने एक्सिस पे। और थोड़ा एडवांस लेवल पे हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, जिनका की नाम था जोन्स केपलर। ठीक है, क्या नाम था? जोन्स केपलर। लगभग 1600 ईस्वी के लगभग ये हमारे पास साइंटिस्ट आए थे, एक एस्ट्रोनॉमर भी कह सकते हैं इन्हें, जो कि अपने 3 लॉज के साथ सामने आए। 3 लॉज लेके आए प्लैनेटरी मोशन के लिए, उन्हें हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। सबसे बात आती है फर्स्ट लॉ की, उसे हम बुलाते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से भी, यानी कि कुछ ऑर्बिट से रिलेटेड लॉ मिलेगा। डेफिनेशन क्या कहती है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है? बिल्कुल सर्कल ना हो के ऐसे थोड़ा सा एग टाइप में है, जैसे एग होता है ना, उस टाइप में ये होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स 2 फोकाई। ठीक है भाई, हम जानते हैं एक जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का तो एक ही सेंटर होता है जहां से उसके डिस्टेंस हर बार बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है इलिप्स की, यानी कि ऐसे शेप की, तो उसमें हम 2 सेंटर ले सकते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में। ठीक है, जो इसके सर्कल का काम कर रहा है, एक इसके सर्कल का काम कर रहा है। ठीक है, ये 2 फोकस होते हैं और फोकस का प्लूरल हम क्या लिखते हैं? फोकाई, इसलिए हम लिखा है 2 फोकाई। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 2a है, ये 2b मान लिया। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, यानी कि ये बड़ा वाला एक्सिस, ये छोटा वाला एक्सिस। हमने मान लिया ये सन यहाँ पे है कुछ टाइम। ठीक है, प्लेनेट इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि एक टाइम पे तो प्लेनेट देखो कितना दूर चला जाता है। ठीक है, और एक टाइम पे प्लेनेट कितना पास आ जाता है। ठीक है, ये दूर आने और पास आने वाली चीज़ों को ही हम 2 नाम से बुलाते हैं। जब पॉइंट P पे आता है, यानी कि बहुत पास आ जाता है, तो उसे हम नाम देते हैं पेरीहीलियन का। किस नाम देते हैं? पेरीहीलियन का। ठीक है, और जब प्लेनेट दूर चला जाता है, यानी कि यहाँ पे रहता है बिल्कुल फर्देस्ट डिस्टेंस पे, इसे हम बुलाते हैं अपहेलियन का। किस नाम से बुलाते हैं? अपहेलियन का। यानी कि ये बिल्कुल पास वाला डिस्टेंस क्लोजेस्ट, और ये क्या है? फारदेस्ट डिस्टेंस। आई बात समझ में? ये 2 हो जाएंगे आपका पेरीहीलियन और अपहेलियन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किसके करते हैं? क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट को। ये था सिंपल सा केपलर का फर्स्ट लॉ। क्या बताया कि हर प्लेनेट सन के अराउंड मूव करता है एक इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, जिसके कि 2 फोकस होते हैं। ठीक है, सन यहाँ पे भी हो सकता है, सन को हम यहाँ पे मान सकते हैं। आया समझ में? ये था केपलर का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। ये इस लेक्चर में हम सिर्फ इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो देख रहे हैं कि कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं, और बस समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनको डेरिवेशन से हम
प्रूफ करेंगे। नाउ केपलर का सेकंड लॉ, किसका लॉ है ये? लॉ ऑफ एरिया। एरिया से रिलेटेड लॉ है तो एरिया की बात आएगी। ठीक है, सबसे पहले यही देखो, सन यहाँ पे है, प्लेनेट ऐसे मूव कर रहा है, तो हमने मान लिया किसी भी टाइम t1 में प्लेनेट यहाँ से चल के यहाँ पे आया, यानी कि उसने ये एरिया ट्रेवल किया। ठीक है, ये t1 टाइम पे। दूसरा टाइम हमने यहाँ से नोट करना शुरू किया, जब प्लेनेट यहाँ पे था C पे, C से D पे आया। ठीक है, ये टाइम t2 मान लिया। सेकेंड लॉ ये कहता है अगर ये दोनों टाइम बराबर है, यानी कि t1 टाइम और t2 टाइम बराबर है, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया इसने कितना कवर किया किन्हीं भी दो इक्वल टाइम में, वो भी बराबर होगा। यानी कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लेनेट स्वीप्स, यानी कि बनाता है क्या? इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो रेडियस वेक्टर है ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये एरिया बनाया, दूसरा टाइम यहाँ से मान लो यहाँ तक लिया तो ये एरिया बनाया। तो ये दोनों जो एरिया होंगे ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ये था आपका केपलर का सेकेंड लॉ। कंडीशन क्या थी कि आपको जो टाइम इंटरवल है वो बराबर लेना पड़ेगा दोनों एरिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको एरिया कम लग रहा होगा, ये ज़्यादा लग रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे जब ये फारदेस्ट पॉइंट पे था, बहुत दूर पॉइंट पे था, जब इसने डिस्टेंस बहुत ट्रेवल कम किया दिख रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जब हम देखते हैं कि तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है इसने ट्रेवल ज़्यादा किया है ना। ये तो बात क्लियर है भाई, एरिया ही तो बराबर है, डिस्टेंस तो अलग अलग है। यहाँ पे देखो कम ट्रेवल किया है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब फारदेस्ट पॉइंट पे रहता है तो इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है वो कम रहती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, क्लोजेस्ट पॉइंट पे आने के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो हमने यही एक डेफिनेशन लिख दी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज मोर व्हेन इट इज क्लोजर टू सन। जब सन के पास होता है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, देन इट्स लीनियर वेलोसिटी व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन, जब ये दूर होता है सन के उसके बजाय। ठीक है, हाय समझ में। अब बात आती है थर्ड लॉ की, इसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी बुलाते हैं, यानी कि टाइम का लॉ होता है ये एक तरीके से। ठीक है, कैसे हम टाइम और रेडियस को कैसे रिलेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। क्या कहता है ये? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन। भाई कितना टाइम पीरियड लग रहा है टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, वो उसका स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? इज प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल पाथ। भाई जो उसका क्यूब होगा, किसका? सेमी मेजर एक्सिस का। एक्सिस मैंने बताया था आपको, मेजर एक्सिस कौन सा था? ये जो था ना, ये था मेजर एक्सिस। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस मतलब इसका हाफ ले लेंगे। ठीक है, हमने मान लिया वो आर है। ठीक है, क्या है? आर। तो डेफिनेशन क्या कहती है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? टी स्क्वायर के कॉन्स्टेंट लगा दिया, के आर क्यूब, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटानी थी। आया समझ में? ये थे केपलर के आपके तीन लॉज। पहला क्या था? पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारी प्लैनेट्स मूव कर दिए सन के अराउंड। दूसरा लॉ क्या था? कि जो एरिया स्वेप्ट है ना, एरिया जितना कवर करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं एरियल वेलोसिटी। ये जो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम है ना, इसे हम और नाम से बुलाते हैं एरियल वेलोसिटी। अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये चेंज हो गया तो एरिया चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सेकंड लॉ यही कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो प्लैनेट की कांस्टेंट रहती है। ठीक है, थर्ड लॉ हमें क्या पढ़ा? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटा के टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। आया समझ में? इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके डेरिवेशन करेंगे और प्रूफ देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।